एक समय की बात है। एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा व पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में और कई छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो देखने में बहुत ही हष्ट पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है कहकर पंडित अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था भी ठीक लग रही थी, क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था। साथ ही रात्रि भी होने वाली थी। साथ ही पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज रात हम इसी मंदिर में रुक कर जाते हैं। भूख भी लगी थी और भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं देकर आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहां भी ये महाकाल जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक और गांव आ गया। महाकाल ने फिर पंडित से कहा, पंडित जी आप आगे चलें, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल आगे जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा। वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन न हुआ और उसने पूछ ही लिया, तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई न कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर ऐसा होता क्यों है? यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही किसी बात की शंका थी, फिर भी महाकाल का मुंह से बात सुनकर पंडित थोड़ा घबराया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है तो तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। यह बात सुनकर पंडित जी ठिठक गए और बड़े पेश में पड़ गया। यदि वास्तव में महाकाल एक यमदूत है तो उसकी बात सही होगी और उस कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम उसकी मृत्यु कारण तो न बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और अगले ही कुछ क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल की बात सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात भी जान ली थी, जो किसी व्यक्ति के लिए तो असंभव थी ही। फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया महाकाल सचमुच में ही यमदूत है। इसीलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति देखकर पंडित को ऐसा लगा कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही पीछे आ रहा है। क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा हुआ पैर से अपाहिज था, इसलिए न तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और न ही पंडित को आवाज दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का हो गया और आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा। जैसे ही पूछा रहा हो कि आखिर हुआ क्या उसने मित्र को महाकाल पंडित की मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारे पिछले मित्र में तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही नहीं सकते हो कि वह अपाहिज व गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका।
उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर से, इसलिए हृदयाघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह हो तुम, क्योंकि यह तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। क्योंकि पंडित एक महाज्ञानी व्यक्ति था, वह जानता था कि मृत्यु किसी का कोई बस नहीं चलता, वह सभी को एक न एक दिन मरना है। इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया, लेकिन सहसा ही उसके मन में स्वयं की मृत्यु को जानने की उत्सुकता हुई। इसलिए उन्होंने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी है तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे हो? महाकाल ने जवाब दिया, इसीलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाला, लेकिन सहसा ही उसके मन में अपने स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने के लिए उत्सुकता हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी हो तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण साथ चलता हूँ। पता नहीं क्योंकि आपसी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु, घटना के संदर्भ में सोचते हो, उसे देखने समझने का समय ही नहीं। पंडित के आगे पूछा, तो तू क्या बता सकते हो मेरी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी की सामान्य जीवों के लिए जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर मुझे लगता है तुम्हें अपनी मृत्यु के बारे में जानकर व्यथित नहीं होगी। सो तुम्हारी मृत्यु से ठीक 6 माह बाद आज ही के दिन होगी, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना सुनकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि उसके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र के यथोचित को कर्मकांड संभव था किया और अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद व्यथित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए न तो कुछ करता ही है। सो पंडित ने भी किया। चूंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति दूसरे राज्य के राजा तक थी। उसे सोचा कि राजा के पास तो कोई ज्ञानी मंत्री होते ही हैं, तो उसकी मृत्यु को संबंधित समस्याओं को कोई न कोई समाधान तो निकाल ही देंगे। इसलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ, यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब किसी दूसरे राज्य के में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में ही है तो मृत्यु होगी ही नहीं। ये सलाह राजा को उपयुक्त लगी, सो उसने पंडित के लिए महल में ही हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा को आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति पंडित से मिल नहीं सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं नहीं आ जा सकता था ताकि उसे न लगे कि राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर में वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उसने पिछली रात पंडित के डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी जल्दी वह रात को अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित की नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी से वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसलिए राजा किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने के अलावा किसी चिकित्सक से भी बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं था। चूंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी का दोहरा असर नहीं तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आती हो। सो उसी रात पंडित रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और राजा के महल से निकल करके अस्तबल में आ पहुंचा। चूंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उनसे न तो कुछ रोका न किसी ने कुछ पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राजा की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राजा के महल में पहुंच गया और संयोग ये हुआ, उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका न कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राजा सो रहा था, दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर के लेट गया। सुबह हुई तो राजा पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देख बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया। पंडित को तो खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि यह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद राजा दरबार लगा और जहां राज पंडित को देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान सुना दिया।
फांसी की सज़ा सुनकर पंडित काँप गया, फिर भी हिम्मत गया और लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राज दरबार लगा, जहाँ राजा ने पंडित को देखकर इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सज़ा सुनकर पंडित काँप गया। अगला पार्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को